हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं घनत्व के बारे में। आपका स्वागत है एक्टिव न्यूज़ राइट रन में। और हम इसमें जो कवर कर रहे हैं वो एएलपी या एनटीपीसी या फिर जो हमारे रेलवे में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन है, केवल उन पर डिस्कस कर रहे हैं और उन्हें समझ के हम डिस्कस करके आगे बढ़ रहे हैं, समझ भी रहे हैं साथ साथ। ठीक है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके अगर आप एनटीपीसी या एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड सारी वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो घनत्व क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, सीधा टॉपिक पे आते हैं। नो टाइम वेस्ट। ठीक है, तो घनत्व घनत्व पहले समझ लेता है। जिन्हें नहीं पता है उन्हें आसानी होगी पहले समझने में, और जिन्हें पता है वो वीडियो को थोड़ा काट के आगे जाके अपने क्वेश्चन सोल्व कर सकता है। तो पहले समझ लेते हैं। तो जो हमारा घनत्व होता है उसको थोड़ा समझने के लिए आपको फिगर पे आना होगा। डेंसिटी को समझने के लिए थोड़ा फिगर को आप देखिए। डेंसिटी क्या होता है, किसी भी एरिया में कितने पार्टिकल्स या उस चीज़ के कितने अणु हैं। या फिर आप ऐसे समझिए, जैसे एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स में लोगों की संख्या ज़्यादा है, इस बॉक्स में लोगों की संख्या कम है। तो इस बॉक्स के पर्टिकुलर बॉक्स का आकार तो सेम है ना, इसका भी और इसका भी, लेकिन इसमें आदमियों की संख्या या हम कहें किसी भी चीज़ की संख्या, कोई भी चीज़ हो सकती है, आदमी हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है जो फिजिकल रूप में हो, और वो उनकी क्वांटिटी उस बॉक्स में कितनी है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो जिस बक्से में आकार के अनुसार वो उसमें ज़्यादा क्वांटिटी होगी उसका घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जिस बक्से में कम होगी क्वांटिटी उसका घनत्व कम होगा, डेंसिटी कम होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम आकार के अनुसार किसी वस्तु का क्या माप रहे हैं, हम आकार के अनुसार किसी वस्तु का आकार के अनुसार किसी वस्तु की मात्रा माप रहे हैं ना, कि उसमें कितनी मात्रा है। चलिए हम थोड़ा देख लेते हैं कि क्या होता है। तो जितना वजन, वजन से भी नाप सकते हो, हम आकार के अनुसार उस वस्तु में मात्रा माप रहे हैं, या उसे वजन भी कह सकते हो। तो ज़्यादा ज़्यादा बंदे खड़े होंगे तो ज़्यादा वजन हो जाएगा, कम बंदे होंगे तो कम वजन होगा। ठीक है, तो उसमें जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसमें वजन भी थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, उसमें वजन ओबियसली ज़्यादा होगा। तो हम इसे आगे चल के एक और फिगर से समझते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा ये समझ लिया, और ये बहुत सारी जगह यूज होता है दोस्तों, बहुत सारी जगह। ये हमारा वायु में अलग है, हमारा पानी या किसी दरों में अलग तरीके से यूज होता है। ठीक है, तो बहुत सारी जगह यूज होता है, इसका बहुत बहुत अत्यधिक महत्व है टेक्निकल लाइन में जो हम या यूज कर रहे हैं। तो हमारा रेलवे जो क्वेश्चन पूछता है वो सिंपल क्वेश्चन पूछता है, बस हमें तीनों चीज़ों का थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, तो गैस में क्या होता है, गैस के जो अणु होते हैं, देखिए किसी कोई भी चीज़ बनी हुई है वो अणुओं से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, पार्टिकल्स हैं उसमें और वो बनी हुई है। तो गैस जो होता है, गैस के अणु जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, गैस के अणु दूर दूर होते हैं। तो गैस का जो आयतन होता ज़्यादा आयतन में कम अणु होते हैं गैस में। ठीक है, ज़्यादा, तभी तो हम घूम पाते हैं गैस के कणों के बीच में। और अगर ऐसा ना हो तो हम घूम नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर ये अणु जैसे हम सॉलिड के बीच में से नहीं निकल पाते, सॉलिड कोई वस्तु है उसमें से तो हम नहीं निकल पाते ना बीच में से, लेकिन हम गैस के बीच में घूमते रहते हैं। तो गैस के है, और गैस है भी हमारे आसपास। तो गैस के अणु ज़्यादा कम उतने ही आयतन में, ज़्यादा आयतन में कम है। यानी कि जो हमारा एरिया है वो तो काफ़ी बड़ा है और उसमें जो पार्टिकल्स हैं गैस के वो कम है। ठीक है, जो अणु है वो कम है। तो इसका मतलब गैस का जो घनत्व होगा वो कम होगा, इसका मतलब गैस का घनत्व कम होगा। और अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में ठोस की और गैस की, यानी कि जो हमारा सॉलिड होता है और गैस होता है, दोनों की अपेक्षा मीडियम होते हैं। ठीक है, ना ज़्यादा पास होते हैं ना ज़्यादा दूर होते हैं। तो थोड़ा उसमें थोड़ा गैप होता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम पानी में अपना हाथ ऐसे हिलाते हैं तो पानी थोड़ा विरोध तो कर पाता है, लेकिन हमारा हाथ पानी में ऐसे ऐसे मूव कर सकता है। ठीक है, तो पानी भी मूव होगा साथ साथ। ठीक है, जब हम गैस में हाथ हिलाते हैं अपना, तो हम अपने कोई हाथ को ऐसे मूव कर रहे हैं तो मूव हो पा रहा है, लेकिन कम विरोध हो रहा है। पानी में डालेंगे, पानी में हाथ हाथ डाल के उसे मूव करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारा विरोध करेगा वो। और हम इसी चीज़ को अगर हम किसी ठोस में देखें, जैसे बर्फ़ हो गया, और अपना जैसे कोई भी वस्तु होगी, आपकी किताब होगी, तो किताब के बीच से आप हाथ तो नहीं निकल पा रहे। तो कोई भी ठोस वस्तु होगी, उसमें उसमें क्या है, पार्टिकल्स पार्टिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं, ऐसे ऐसे बहुत 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 ही ज़्यादा, ऐसे बहुत ज़्यादा।
बहुत ज़्यादा पास हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो सॉलिड। इसी चीज़ को घनत्व कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। इतना ही एरिया इसका भी है, ठीक है, इतना ही एरिया इसका भी है, इतना ही एरिया इसका भी है, उतना ही एरिया इसका भी है। एरिया के अनुसार उसमें क्या हो रहा है, उसके पार्टिकल्स कम ज़्यादा हो रहे हैं, और उसी को ही हम क्या कह रहे हैं, डेंसिटी कह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाली बात यह है, एक होता है बर्फ़ और एक होता है पानी। आप लोगों को लगेगा कि पानी का घनत्व कम होना चाहिए बर्फ़ से, लेकिन पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे अधिक होता है। तो पानी का जो घनत्व है वो किसके अनुसार चेंज होता रहेगा, पानी का घनत्व टेम्परेचर के अनुसार चेंज होता रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा उसके पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, ठीक है। दूर दूर जाते हैं, वो गैस में बदल जाते हैं ना बाद में। तो सीधी सी बात है, जब वो गैस के रूप में बन रहा है, बाद में वो गैस के रूप में बन रहा है, तो वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो उसका क्या होगा, घनत्व चेंज होता रहेगा, कम होता रहेगा। ऐसे ही जब हम उसे माइनस में ले जाते हैं 4 से, क्योंकि 4 पे सबसे ज़्यादा होता है, 4 से माइनस में ले जाते हैं, बर्फ़ की तरफ ले जाते हैं, तो बर्फ़ की तरफ जाने में भी बर्फ़ का जो डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होती है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन अगर आए कि पानी का घनत्व बर्फ़ के घनत्व से कम होता है या ज़्यादा होता है, तो पानी का घनत्व बर्फ़ के घनत्व से ज़्यादा होता है, क्योंकि बर्फ़ पानी पे तैरती है आराम से, ठीक है। याद रखना, वहाँ पे मिस्टेक मत करना, ठीक है। ये थोड़ा सा कोई अपवाद जैसा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, एक कॉर्क होती है, लकड़ी का जो गुटका होता है उसे हल्का सा जला लेते हैं, ठीक है। जलाने के बाद उसमें क्या होता है, उसके जो अंदर के पार्टिकल्स हैं, जो भारी वाली पार्टिकल्स हैं, जो जलते नहीं, ठीक है, जो जलते नहीं है, या फिर जला के हम उसे थोड़ा हल्का कर लेते हैं। हल्की जली हुई लकड़ी लेना, वो पूरी तरह जली ना हो, सारी उसकी ऊर्जा ख़त्म ना हुई हो, तो उसे कॉर्क बोलते हैं, ठीक है। लकड़ी का कोयले को कॉर्क बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो पानी पे पूरी तरह तैरेगा, और जो लकड़ी होगी वो पानी पे डूबती हुई तैरेगी, ठीक है। और जो एल्युमिनियम का या लोहे का टुकड़ा होगा वो पानी में नीचे की तरफ बैठ जाएगा। तो ये अपने अपने घनत्व के कारण पानी का घनत्व, यहाँ पे पानी का घनत्व कुछ लगभग लकड़ी का घनत्व जो है वो पानी के घनत्व से कम है, इसलिए तैर रहा है। और यहाँ पे कॉर्क का भी घनत्व पानी के घनत्व से कम है, इसलिए तैर रहा है। लेकिन एल्युमिनियम में जो घनत्व है वो बहुत ज़्यादा है, जो भार है, कम जितने एरिया में उसका भार है, उसके पार्टिकल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं, इसमें हमने थोड़ा बहुत समझ लिया है, तो अब हमारे क्वेश्चन होने के लिए तैयार हैं। जो जितना लेवल एएलपी में पूछता है उतने लेवल के लिए हम अब तैयार हैं, क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। इतना चीज़ अगर आप समझ गए हैं तो थोड़ा सा और क्लियर करने वाली बात है, हल्का सा एक टॉपिक रह गया है, वो बता देता हूँ। तो जो हमारा पानी का जो घनत्व होता है वो कितना होता है, ये कहता है कि पानी का घनत्व 1000 मीटर क्यूब होता है, 1000 मीटर क्यूब, ठीक है। 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब, सॉरी, किलोग्राम मीटर क्यूब। यानी कि ये कहता है कि कोई एक मीटर लंबाई चौड़ाई वाला कोई घनत्व है, कोई ऐसे कोई बर्तन है, ऐसे ये अगर बॉक्स है कोई, ये बॉक्स है कोई, ऐसे ये बॉक्स है, और इसकी सारी भुजाएं क्या है, इसकी सारी भुजाएं, एक मिनट, इसकी सारी भुजाएं क्या है दोस्तों, इसकी सारी भुजाएं 1 मीटर की है। तो इसका जो घन आयतन होगा, अंदर का आयतन जो निकालेंगे, घन का आयतन भुजा की 3 होता है, वो आपको पता होगा। तो एक क्या हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसको भरने के लिए कितने किलोग्राम पानी चाहिएगा, 1000 किलोग्राम पानी चाहिएगा। कितना, 1000 किलोग्राम। इसको भरने के लिए 1000 किलोग्राम पानी चाहिएगा। तो यही पानी, इसे ही इसका क्या बोल दिया, इसे पानी का घनत्व बोल दिया। पानी के लिए निश्चित है, अगर एक मीटर की दीवार वाला कोई घन है, तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, उसका घनत्व 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो उसमें कितना पानी आएगा, 1000 किलोग्राम पानी आ जाएगा। तो 1000 किलोग्राम, हम घनत्व को कैसे मापते हैं, हम घनत्व को मापते हैं जितने द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन से घनत्व मापते हैं, ठीक है। घनत्व को द्रव्यमान बटे आयतन से मापते हैं। तो ये सूत्र है हमारा, मेनली सूत्र भी अगर आप घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन है, इसे याद कर लेना, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, वॉल्यूम, ठीक है। तो द्रव्यमान को किलोग्राम में डिनोट करते हैं, तो इसीलिए किलोग्राम मीटर क्यूब, आयतन होता है मीटर क्यूब में,
तो 1000 मीटर क्यूब हमारा क्या होता है, पानी का घनत्व होता है। ये निश्चित है, याद रखना, 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब। तो यही हमसे पूछा है कि पानी का घनत्व कितना होता है, 1000 किलोग्राम घन मीटर। कितना होगा, 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। पहला आंसर हो जाएगा 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। इतना बात समझ में आई। इसने बताया, थोड़ा सा ये बताया है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु क्या है, जल ही है। पानी के लिए पूछा है, कितना परसेंट है, 70% पानी पाया जाता है हमारी पृथ्वी पर 70% पानी पाया जाता है। ठीक है, और हमारे शरीर में, मानव शरीर में भी लगभग 70% के आसपास ही पानी होता है पूरी बॉडी में। और बाकी और सारे पार्टिकल्स अलग अलग जो होते हैं या फिर मिनरल्स वगैरह से बने होते हैं। तो बॉडी का जब हम पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें क्लियर कर लेंगे। बस इतना याद रखें कि हमारी प्रकृति में जितना पानी परसेंट में पाया जाता है उतना ही हमारे शरीर में होता है। और पानी का घनत्व, अभी हम मेनली क्या पढ़ रहे हैं, घनत्व पढ़ रहे हैं। तो पानी का घनत्व हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब। तो जिसे नहीं आता था वो याद रख लें। आगे चलते हैं। देखो मैं आए हुए क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, एनटीपीसी में आया है, तो आपको आरआरबी से रिलेटेड ही जितने क्वेश्चन पूछेगा, जितने लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है उसी लेवल से मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि जो बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा है उसके लिए सूटेबल है। ठीक है, तो मास प्रति यूनिट वॉल्यूम हमने बताया कि प्रति यूनिट से मतलब वॉल्यूम, सॉरी ए नहीं होता, वी होता है, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम। तो वी बटे एम ये किसका होता है, ये हमारा घनत्व का सूत्र होता है। ठीक है, घनत्व को रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो घनत्व का सूत्र होता है। आगे चलते हैं, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा। शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व डैश होता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा समझने वाली बात है। मैंने एक बर्तन में पानी भर दिया, ये पानी है, और एक बर्तन दूसरा लिया, इसमें भी पानी डाला, और पानी के साथ साथ उसमें क्या डाल दिया, थोड़ा सा अम्ल डाल दिया। ठीक है, अब सीधी सी बात है, जब किसी चीज़ में हम कोई भी चीज़ दूसरी भी मिला रहे हैं तो उसमें उसके भी अणु आ गए, तो घनत्व बढ़ेगा। ठीक है, घनत्व बढ़ेगा ना दोस्तों, तो घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो घनत्व बढ़ के ज़्यादा हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो लवणयुक्त पानी जो होगा उसका घनत्व शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व से कम होता है। ठीक है, तो लवण युक्त पानी का घनत्व तो ज़्यादा हो जाएगा। तो शुद्ध पानी के घनत्व के बारे में पूछ रहा है, शुद्ध पानी का घनत्व क्या होगा, लवण युक्त पानी के घनत्व से पूछ रहा है। ठीक है, से कम। ठीक है, आगे चलते हैं। किन कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं, तो घनत्व के कारण, निम्न घनत्व के कारण। ठीक है, क्योंकि उनका घनत्व कम है और गैस का घनत्व ज़्यादा हो जाता है, जो ठंडी हवा होती है उसका घनत्व ज़्यादा होता है, तो बादल गर्म होकर ऊपर की तरफ जो वायु जाती है उसके ही बादल बनते हैं। ठीक है, तो गर्म होने पे वायु ऊपर उठती है। अगर वायु के बारे में आप जानते हैं, गर्म होने पे वायु ऊपर उठती है। वायु ऊपर, जैसे आप पानी गर्म करते हैं तो पानी में से वाष्प बनती है, वाष्प ऊपर उठती है, तो सीधी सी नॉर्मल चीज़ें हैं, तो उसका घनत्व कम हो जाता है, इसलिए वो ऊपर उठती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, 2016 में एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। बर्फ़ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व, हमने बताया पानी पर तैरेगी बर्फ़, तो बर्फ़ का घनत्व क्या होता है, बर्फ़ का घनत्व कम होता है, पानी से कम होता है। पहले ही डिस्कस कर दिया गया है, मैंने पहले ही बता दिया है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है पानी का घनत्व। और वैसे भी नॉर्मल पानी आप लेंगे तो बर्फ़ उसमें डालेंगे तो बर्फ़ हमेशा तैरेगी। तो सीधी पात है कि बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से हमेशा कितने % कम होता है, 9% लगभग कम होता है। ठीक है, एक पदार्थ के घनत्व को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो पदार्थ के घनत्व को इसमें सूत्र पूछ रहा है, तो द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। ठीक है, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन इसका आंसर हो जाएगा। देखो 2018 में पूछा है आरआरबी ने। पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, तो एकांक आयतन वॉल्यूम पर द्रव्यमान को माप रहा है, तो इससे हमें घनत्व निकलता है। ठीक है, सूत्र आपके याद हो जाना चाहिए। चांदी का अपेक्षित घनत्व, इसे थोड़ा लेट करते हैं, अभी आते हैं इस पर, लौट कर पहले अदर क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। अभी घनत्व का सूत्र पूछ रहा है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान बटे आयतन आपका सी हो जाएगा। ये आपको याद हो गया होगा, अब तो डेफिनेटली याद हो गया होगा। किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, तो जल के घनत्व से अधिक बर्फ़ का घनत्व नहीं होता, बर्फ़ का घनत्व कम होता है क्योंकि वो तैरती है, कॉर्क भी तैरती है, थर्माकोल भी तैरता है, तो लोहे की कील नहीं तैरती, लोहे की कील का घनत्व ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, चांदी के घनत्व वाले क्वेश्चनों को अभी करते हैं, थोड़ा छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। सापेक्ष घनत्व
के बराबर होता है। यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए सापेक्ष किसे बोलते हैं, ठीक है। शुद्ध पानी का घनत्व से किसी भी वस्तु के घनत्व की अगर हम भाग कर देते हैं, शुद्ध, दोबारा सुन लीजिए, शुद्ध पानी के घनत्व से किसी भी वस्तु के घनत्व की हम भाग कर देते हैं, तो शुद्ध पानी का घनत्व कितना है, 10⁻³ है। और कोई भी यहाँ पे किसी भी चीज़ का आप घनत्व रख लीजिए, उसका शुद्ध घनत्व होना चाहिए, और उसकी उसकी अगर हम शुद्ध पानी के घनत्व से भाग कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, सापेक्ष घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, सापेक्ष। यानी कि पानी के घनत्व से किसी भी वस्तु के घनत्व की तुलना कर देने को हम सापेक्ष घनत्व बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सापेक्ष घनत्व इसके बोलते हैं, पदार्थ के घटकों का घनत्व और पूर्ण पदार्थ का नहीं, पदार्थ का घनत्व और पानी का घनत्व बटे पानी का घनत्व। तो तीसरा आंसर हो जाएगा पदार्थ का घनत्व और बटे पानी का घनत्व। मैंने बताया पानी के घनत्व से किसी भी पदार्थ के घनत्व को भाग दे दो, सापेक्ष घनत्व आएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इसका लिखा हुआ है, सापेक्ष घनत्व से बोलते हैं कोई भी पदार्थ है उसका घनत्व लीजिए, और शुद्ध पानी का घनत्व आपको मैंने बता ही दिया है, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया। इससे 1000 से आप भाग कर सकते हैं या 10⁻³ से भाग कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी भी चीज़ को 10⁻³ से किसी भी वस्तु के घनत्व को भाग देंगे तो आपका सापेक्ष घनत्व आएगा, ठीक है। किसी पदार्थ के आपेक्षिक घनत्व, अब आपेक्षिक घनत्व और सापेक्षिक घनत्व एक ही बात होती है, ठीक है। आपेक्षिक घनत्व और सापेक्षिक घनत्व के अंदर एक ही बात होती है, ठीक है। तो आपेक्षिक वर्ड और सापेक्ष वर्ड जब भी लगे तो इसको याद रखना, ये इसके लिए दोनों के आंसर सेम हो जाएंगे। तो पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं, देखो लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, इसमें 2 क्वेश्चन हमने अभी छोड़े हैं, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या था, ये अब आपको समझ में आ जाएगा। आपेक्षिक घनत्व की बात हो रही है, तो आपेक्षिक घनत्व अभी मैंने बताया है, किसी भी वस्तु के घनत्व को, शुद्ध घनत्व को पानी के घनत्व से अगर भाग दे देते हैं तो हमारा आपेक्षिक घनत्व आता है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, चांदी का आपेक्षिक घनत्व दिया है। तो आपेक्षिक घनत्व हम कैसे निकालते हैं, आपेक्षिक घनत्व, तो आपेक्षिक घनत्व तो दिया हुआ है, और चांदी का घनत्व, चांदी का शुद्ध घनत्व पूछा है, चांदी का शुद्ध घनत्व, तो हमें ये पता नहीं है चांदी का शुद्ध घनत्व, तो सिल्वर का हम सिल्वर एस से डिनोट कर लेते हैं, और बटे 10⁻³ हमें दिया है पानी का घनत्व। देखा, पानी का घनत्व इतना दिया है, तो हम यहाँ से बस खाली एस बराबर निकाल लेंगे। तो एस बराबर कितना हो जाएगा, 10.8 × 10⁻³ 10.8 × 10⁻³ तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। 10.8 × 10⁻³ किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब। चांदी का घनत्व कितना हो जाएगा, 10.8 × 10⁻³ किलोग्राम मीटर प्रति मीटर क्यूब। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों की गुणा करनी है केवल, 10.8 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब इसे पढ़ा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमने छोड़ा था इसे भी कर लेते हैं, बिल्कुल सेम सा ही क्वेश्चन है। तो चांदी का घनत्व इस बार दिया हुआ है, चांदी का घनत्व, उसमें चांदी का घनत्व हमसे निकलवाया है, इस बार चांदी का घनत्व दे के और पानी का घनत्व दे के आपेक्षिक घनत्व। तो इन दोनों में क्या होगा, जब हमें आपेक्षिक घनत्व निकालना है तो आपेक्षिक घनत्व बराबर चांदी का घनत्व बटे पानी का घनत्व। तो चांदी का घनत्व हमें दिया हुआ है 10.8 × 10⁻³, ठीक है। चांदी का घनत्व ऊपर रखा, किसके घनत्व से भाग देना है, पानी के घनत्व से भाग देना, पानी के घनत्व से ये कैंसिल हो गया 10⁻³ तो खाली क्या आ जाएगा, 10.8 आ जाएगा। अब इसकी कोई जब भी हम आपेक्षिक घनत्व निकालते हैं तो आपेक्षिक घनत्व का मान में कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि हमने घनत्व को ही घनत्व से डिवाइड किया है, ठीक है, घनत्व को ही घनत्व से डिवाइड किया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यूनिट से यूनिट कट गई, यानी कि किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में ही वो था ऊपर वाला, और किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में ही नीचे वाली डिजिट थी, वैल्यू थी, तो दोनों से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इसमें कोई वो नहीं होती, ठीक है, विमा नहीं होती, सॉरी विमा बोल रहा हूँ, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। तो ये जो आपेक्षिक घनत्व होता है या सापेक्षिक घनत्व होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये भी आप याद रखना, यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो ये बिना यूनिट के आएगा, घनत्व की कोई इकाई नहीं होती, आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और चैनल को जो आपको वीडियो मिलती रहे उन्हें देखते रहें, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।